हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, पिछली क्लास में बच्चों लेक्चर नंबर 9 में हमने पढ़ा था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। कितना शानदार था ना। लाइन स्पेक्ट्रम हमने क्या देखा था कि इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। ओके, आपको याद होगा उसमें मैंने बामर फार्मूला, जो कि एक एम्पेरिकल फार्मूला था, मतलब बामर साहब ने एक्सपीरियंस के बेस पर मतलब उन वेवलेंथ की वैल्यूज़ को प्लॉट करके उनके फार्मूला डेराइव किया था विदाउट एनी थियोरेटिकल कंसिडरेशन कि ऐसा क्यों हो रहा है। देन वी हैव गोन थ्रू रिडबर्ग फार्मूला। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये देखने के लिए कि आपने जो कल पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में आपके मेमोरी में कैसा है। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ट्रांजिशन फॉर लेमडा बी लाइन बामर सीरीज इज़ फॉर। हम लोग जानते हैं कि 2, ये 2 पर कहीं से 2 पर गिरता है, कहीं से भी 2 पर गिरता है तो वो हमारा होता है बामर सीरीज विजिबल लेंथ में 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, याद है ना आपको। और 3 से 2 पे गिरता है तो इट्स अल्फा लाइन। 4 से 2 पे गिरता है इट्स बीटा लाइन। ओके बच्चों, सो बीटा लाइन इज फॉर 4 to 2 और ये हुआ 3 to 2। यस, सो आपको जरूर याद है। फिर गामा होता है 5 to 2 एंड डेल्टा होता है 3 to 2। ठीक है, इट्स गामा एंड इट्स डेल्टा, कौन सा, बामर सीरीज का। तो बच्चों ये है कि ये कहीं से 2 पे गिरता है तो हमें दिखाई पड़ता है और इसलिए बामर साहब ये जो सीरीज मिली थी सबसे पहले मिली थी, बिकॉज दैट वी कैन विजुलाइज इट। ओके, नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सी बच्चों, इसमें खास बात क्या होती है, याद है आपको क्या है कैरेक्टरिस्टिक? लाइन स्पेक्ट्रम कैरेक्टरिस्टिक बच्चों याद है आपको? यस, 2 बातें हैं। एक, वो यूनिक होता है, वो अंगूठे के निशान की तरह होता है। ये मैडम सोच रही हैं इस बात को कि हैं ऐसा क्यों होता है ना। यही बात तो नील बोर साहब ने भी सोचा था यार कि यार ये यूनिक क्यों है, मतलब एक का लाइन स्पेक्ट्रम किसी और के लाइन स्पेक्ट्रम से नहीं मिलता है। लाइन स्पेक्ट्रम समझते हैं ना, एटॉमिक एटम्स का स्पेक्ट्रम लिया जाए, एटम्स गैसेस एटम भर के, मॉलिक्यूल नहीं। मॉलिक्यूल कैसे बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है, बैंड मतलब बहुत सारी लाइन्स एक साथ आ जाती हैं, बट हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रम, सो इट्स ए यूनिक बच्चों, वैसा किसी का नहीं होता। एंड द सेकेंड ब्यूटीफुल थिंग इज रेगुलर, यूनिक एंड रेगुलर। डू यू नो व्हाट इट मीन फॉर? यस, रेगुलर मतलब जो हाइड्रोजन के लिए या हीलियम के लिए या नियॉन के लिए किसी के लिए मिलता है वो बार बार उसका वैसे ही मिलता है। जैसे मान लो मेरा डीएनए, मेरे अंगूठे के निशान किसी और से मैच नहीं करते, एक बात है, लेकिन मेरा खुद बदलता रहता है, मतलब वो यूनिक तो है बट रेगुलर नहीं है। बट यहाँ क्या कह रहे हैं, यूनिक है एंड रेगुलर हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ ऐसे फीचर्स हैं, मेरे ऐसी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि किसी से मैच नहीं करते और वो मेरा है, वो हमेशा मेरा रहेगा, वो रेगुलरली मेरा रहेगा। तो क्या एटम के अंदर भी ऐसी कोई चीज़ है क्या बच्चों, कि ऐसी कोई बात है क्या? तो लोग कहें कि लग रहा है एटम के अंदर कोई ऐसा एनर्जी के स्टेप्स हैं, एटम्स के अंदर एनर्जी के स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो इलेक्ट्रॉन, और ये स्टेप सभी एटम्स के लिए अलग अलग है, हाइड्रोजन का अलग, हीलियम का अलग, नियॉन का अलग, सबका अलग अलग है। तो इस स्टेप के लिए अलग एनर्जी मिलेगी, इसके लिए अलग एनर्जी मिलेगी, इसके लिए अलग एनर्जी मिलेगी। आप समझते हो ना बच्चों, लाइन्स मतलब वेवलेंथ और वेवलेंथ मतलब एनर्जी, राइट। सो ये फिंगरप्रिंट की तरह होते हैं बच्चों, हर एटम के लिए अलग होते हैं और इस बात को सबसे पहले महसूस किया था रॉबर्ट बंसन साहब ने और इसका यूज करके वो एलिमेंट्स का आइडेंटिफिकेशन किए थे, जिसके विषय हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, जो हमारा आज का कंटेंट है बच्चों उससे प्रभावित है। हम लोग जो बोर साहब का मॉडल पढ़ने वाले हैं, तो बोर साहब इसी बात को सोच रहे थे। बोर साहब एक्चुअली डेनमार्क के रहने वाले थे। वो 1911-12 में
वो 1 साल थॉमसन रदरफोर्ड साहब के साथ रहे, और आपको तो मालूम ही है कि इन दोनों लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर कितना काम किया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होगा और कितनी गलतियां की थी, इम्प्रूवमेंट किया था। तो नील बोर साहब उन लोगों से बहुत प्रभावित हुए और वो सोचने लगे कि इसका मतलब कि उसके अंदर कुछ तो खास बात है जो कि अभी तक पता नहीं लगी है, और ये सोच रहे थे कि ये यूनिक है, रेगुलर है। तो कहीं जो बातें भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एनर्जी लेवल वहाँ भी तो नहीं है। तो ये डेनमार्क के रहने वाले थे बच्चों। 1922 में इनको ये एक बहुत महान काम किया इन्होंने पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी के पीसफुल यूज़ को प्रमोट किया। आजकल देख रहे हो आप एटम बम, न्यूक्लियर बम की लोग बातें करते हैं, तो ये कितने शांतप्रिय थे और इसलिए इनको पीस का अवार्ड भी दिया गया था, एटॉमिक पीस अवार्ड। और 1922 में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1913 में ये 1913 में लौट के आ गए थे डेनमार्क, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन, और वहाँ आकर के ये जो है ये इस थ्योरी को प्रपोज किया था इन्होंने। इनको भी आइडिया नहीं लगा। देखो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि जिस बच्चे को हम सोचते हैं कि वो बच्चा अच्छा नहीं करेगा, पूरे गांव वाले कह रहे हैं कि ये लड़का या लड़की कभी अच्छा कर ही नहीं सकता, इसका दिमाग बहुत कमज़ोर है, ये अच्छा नहीं है, और मालूम चलता है कि वो ऐसा कर दिया कि पूरे गाँव में, पूरे शहर में, पूरे स्टेट में कोई ऐसा नहीं किया। इसका मतलब लोग एक बात तो समझते हैं कोई ऐसी बात है जो हम समझ नहीं पाए, लेकिन एक दूसरी बात भी है कि वो उसका दिमाग तेज है, वो अच्छे से ग्रैस्प करता है, उसका थॉट लेवल अच्छा है, इंटेलिजेंट है। अब उसको समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा क्यों है, बट ये है, ये बात तो तय हो गया। वैसे ही नील बोर साहब को ये लग गया था कि इसके अंदर कुछ यूनिक एनर्जी लेवल्स हैं। वो यूनिक एनर्जी लेवल्स क्यों हैं, कहाँ से आए, ये उनको पता नहीं चल पा रहा था, बट उनको मालूम चल गया कि ये सब चीज़ें तो हैं ही। तो नील बोर साहब ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स अनप्रूव्ड थियरीज, जो प्रूव नहीं हो पा रही है थियोरेटिकली कि ऐसा क्यों है, बट वैसा मानने से उनकी बाकी चीज़ें वेरीफाई हो जा रही हैं। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, दोज रिजल्ट्स आर वेरीफाइड बाय दोज पोस्टुलेट्स। तो नील बोर साहब ने बहुत सोच के 1913 में कुछ पोस्टुलेट्स दिए कि इनको ऐसा होना चाहिए, इनको ऐसा होना चाहिए, राइट। तो उन्होंने कहा कि उनके पोस्टुलेट्स हम लोग पढ़ेंगे, और उस पोस्टुलेट्स के बिहाफ पर हम लोग ये पता लगाएं कि इलेक्ट्रॉन कितनी दूर चक्कर मारता है, रेडियस क्या होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका एनर्जी क्या होगा, ये सारे फीचर्स नील बोर साहब ने निकाला। और स्पेक्ट्रम क्या होगा, वो कौन कौन सी वेवलेंथ मिलेंगी, वो सारी वेवलेंथ वेरीफाई हुई जो मिल रही थी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि पोस्टुलेट्स था। नील बोर साहब को ये लगता था कि हम ये मानेंगे तो ये होगा, लेकिन ये क्यों मानेंगे, ये क्यों होगा, ऐसा क्यों करूं मैं, ये उनको पता नहीं चल पा रहा था, राइट बच्चों। तो इन्होंने जो मॉडल दिया, इन्होंने कुछ क्वांटम मैकेनिक्स की बातें की, क्वांटम मैकेनिक्स और डिस्क्रीट एनर्जी की बातें की। इन्होंने वेव नेचर की नहीं, कॉन्टिन्यूस एनर्जी की बातें नहीं की। इन्होंने कहा एनर्जी यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, स्टेप वाइज एनर्जी होगी। लाइकवाइज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट इन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें नहीं बता पाई थी बच्चों कि जो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। इसलिए इसको कहते हैं हम लोग सेमी क्वांटम मॉडल, कहते हैं आधा क्वांटम मॉडल है, या इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वांटम मॉडल। सो ही हैड इंक्लूडेड सम ऑफ द फैक्ट्स, सम ऑफ द थियरीज, सम ऑफ द आइडियाज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिक्स, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ों ने गलत किया जिसमें डिस्कशन करेंगे। तो नील बोर साहब ने, जो कि थॉमसन और रदरफोर्ड साथ टाइम बिता चुके थे, जो स्पेक्ट्रम मिला था उस बिहाफ पे कुछ पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स आप लोग समझ चुके हैं, और उसके बिहाफ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें डराइव करने वाले हैं। नील बोर साहब डेनमार्क के रहने वाले थे, इनको 1922 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नाउ नेक्स्ट बच्चों, अभी इनके पोस्टुलेट्स, इन्होंने 4 पोस्टुलेट्स दिए बच्चों। इन चारों को हम लोग इंडिपेंडेंटली अलग अलग देखेंगे। पहले मैं इनको समराइज कर दे रहा हूँ। पहला पोस्टुलेट्स है इनका मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में मोशन करते हैं। ऑर्बिट मतलब सर्कुलर पाथ, मैं इसको भी बताने वाला हूँ आपको। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर मारते हैं। दूसरा ने कहा कि उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, फिक्स्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड होती है। तीसरे उन्होंने बताया कि एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहा कि कुछ ऐसे फिक्स्ड, उन्होंने क्या बताया बच्चों कि ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट्स में चक्कर मारते हैं, राइट।
इन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स्ड होती है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो उसको ऊपर जंप करना है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और अगर ऊपर है नीचे आ रहा है ड्रॉप हो रहा है तो वो एनर्जी एमिट करेगा, रिलीज करेगा। इन सारी बातों को इन्होंने डिटेल में डिस्कस किया। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई थी जिसका आइडिया उनको खुद भी नहीं लगा कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बट मैं हमेशा से मानता हूँ और ये आपको ही मानना चाहिए। और जब साइंस पढ़ोगे आप कुछ भी पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज़ें कई जगह दिखाई पड़ेंगी कि अगर आप किसी चीज़ को महसूस करते हो, वहाँ टाइम बिताते हो, उसको बार बार सोचते हो, ट्रिगर होते रहते हो पूरे मनोयोग से, तो आपको वो चीज़ें, आपका सिक्स सेंस आपको बताने लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके सोचने का तरीका गलत होता है बट आप एग्जैक्ट सही जगह पर पहुंच जाते हो। तो इन्होंने पता नहीं क्या सोच के बोल दिया था कि जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वह एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है कुछ फिक्स वैल्यूज होंगी, वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे वन बाय वन। तो इन्होंने 4 पोस्टुलेट्स दिए, राइट। पहला, इलेक्ट्रॉन सर्कल में चक्कर मारेगा। दूसरा, उसकी एनर्जी फिक्स होगी। तीसरा, एनर्जी खा के ऊपर जाएगा, एनर्जी निकाल के नीचे आएगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, एमिट करके नीचे आएगा। और चौथा, जिन फिक्स की बात कर रहे हैं उन फिक्स में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। ओके बच्चों, ये 4 पोस्टुलेट्स के बिहाफ पे नील बोर साहब ने एटम को पूरी तरह समझाया है, उसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं बोर साहब के मॉडल से, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से हम लोगों को सीखना होगा। पहला बच्चों, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट। तो नील बोर साहब ने, देखो रदरफोर्ड साहब ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन चक्कर मारते हैं, राइट। अब यहाँ नील बोर साहब ने अलग बात क्या बोलती है, ये भी तो वही बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर मारते हैं, ठीक है। और जब चक्कर मारता है तो ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा। देखो इसका जेड प्रोटॉन, ओके बच्चों, देखो ये जेड प्रोटॉन है, इसमें तो जेड ई चार्ज हो जाएगा, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। जेड ई चार्ज न्यूक्लियस का हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ई है ही, माइनस ही है, तो ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। किस फोर्स से? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जहाँ आर इनके बीच का दूरी है, ठीक है बच्चों। और ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, बहुत डिटेल में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कैसे लगता हो, कहाँ क्या है ये। तो एम वी स्क्वायर बाई आर लगता है। तो ये सर्कुलर पाथ जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्बिट। ऑर्बिट में चक्कर मारता है इलेक्ट्रॉन और इस तरह चक्कर मारता है कि नेट फोर्स क्या हो जाए? 0। एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बच्चों ध्यान रखना, आपको नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाए? 0। और दूसरी सबसे खूबसूरत बात है जिसको लेके मैक्सवेल साहब ने बवाल मचाया था, याद है आपको? यस, बहुत अच्छे। मैक्सवेल साहब ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, अगर वो एक्सेलरेट करेगा तो चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब बच्चों एनर्जी, और अगर ये एनर्जी निकालेगा, उन्होंने कहा था कि ये स्पाइरल पाथ कवर करते हुए, कौन सा पाथ बच्चों? ये स्पाइरल पाथ कवर करते हुए ऐसे ये न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा। कहें कितने टाइम में? कहें 10⁻⁻8 सेकेंड्स में, राइट। बहुत जल्दी, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ बच्चों ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो न्यूक्लियस के अंदर समाया नहीं घुसा। तो कह रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? तो कह रहे हैं कि नील बोर साहब ने क्या किया। अब देखो बड़ा गजब बात है ना, नील बोर साहब को ये तो लग गया देखो इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल, अब अंदर घुस भी नहीं रहा है, तो अगर मैक्सवेल साहब सही होंगे तो इसको तो यहाँ होना नहीं चाहिए था। कहा नहीं, कुछ बात तो है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को लाइसेंस मिला हुआ है। क्या मिला है? लाइसेंस, कि भैया तुम गोली चलाओ, तुम्हारे ऊपर केस मुकदमा नहीं होगा। कहीं इलेक्ट्रॉन को लाइसेंस मिला है कि अगर ये चक्कर मारता है तो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। क्यों? कि वो हमको पता नहीं है, लेकिन ये जरूर होगा। देयर विल बी सम गुड रीजन जो कि हमको पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन, क्या कहीं भी ऐसा होगा? क्या नहीं, देयर आर, कहीं भी ऐसा नहीं होगा। क्या उसको फिक्स्ड, कहीं भी ऐसा नहीं होगा। क्या उसका फिक्स्ड रेडियस होगा, फिक्स्ड रेडियस होगा, उसका फिक्स्ड एनर्जी होगा। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों, सब बच्चे इसको ध्यान से नोट कर लेंगे बोर्स पोस्टुलेट्स में। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चक्कर मारते हैं और इस तरह से मारते हैं कि उसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाए? 0।
नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, राइट। और इसका मतलब ये हो गया, ये फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, ये अंदर की तरफ, दोनों में बराबर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऐसे जगह चक्कर मार रहा है हर लोकेशन, जैसे इसका रेडियस मान लो R1 है, इसका रेडियस R2 है, इसका रेडियस R3 है, तो दीज आर फिक्स्ड वैल्यूज फॉर एन एटम। एक पर्टिकुलर एटम के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होगी। सो बच्चों इसकी फिक्स्ड रेडियस होगा एंड द फिक्स्ड एनर्जी, अगर इसकी एनर्जी बच्चों E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E3 है, दिस एनर्जी विल हैव अ डेफिनिट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू। एंड द फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, क्या बताया मैंने बच्चों आपको, याद हो गया क्या, कि इलेक्ट्रॉन वहां चक्कर मारेगा, कहीं भी नहीं मारेगा यार, कहीं मारेगा तो अंदर घुस जाएगा एनर्जी निकाल करके, कहीं कहाँ चक्कर मारेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसी जगह चक्कर मारेगा जहां पर चक्कर मारने से एनर्जी रिलीज नहीं करना पड़ता, उसको वहां लाइसेंस मिला हुआ है। कहीं लाइसेंस हर जगह मिला है क्या, नहीं, देयर आर सम फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ रेडियस, दोज ऑर्बिट्स हैव फिक्स्ड एनर्जी, जिसमें चक्कर मारने से वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, उसको लाइसेंस मिला है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है ये नील बोर साहब समझा नहीं पाए थे। तो आपको पहला पोस्टुलेट समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो ऑर्बिट्स हैं बच्चों, जिसके विषय में नील बोर साहब ने इतनी बड़ाई कर दी कि उसका रेडियस फिक्स है, उसका एनर्जी फिक्स है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लाइसेंस मिला हुआ है, उन ऑर्बिट्स को हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट, या उसको हम लोग बोलते हैं बोर्स ऑर्बिट, बोर्स ऑर्बिट, दीज आर स्टेशनरी ऑर्बिट्स या बोर्स ऑर्बिट। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर मारे तो एनर्जी नहीं निकालेगा, उसको लोग बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट, वहाँ स्टेशनरी है, फिक्स है, ठीक है, इसे उसको बोलते हैं बोर्स ऑर्बिट। और उसमें बच्चों पहला वाला जो है सी, ये फर्स्ट वाला है, इसको बोलते हैं के, एल, एम एंड सो ऑन, या इसके वैल्यू बोलते हैं मतलब 1 2 3, ये 1 2 3 एन जो बोला मैंने 1 2 3, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, सेल और ऑर्बिट, इसको हम लोग शेल भी बोल सकते हैं बच्चों, या बोल सकते हैं ऑर्बिट। ये कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, ये सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये जो n की वैल्यू है इसको हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वी कॉल इट एज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और आप इसको कह सकते हो कि बोर्स ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो मतलब इलेक्ट्रॉन इनके बीच में कहीं भी नहीं घूमेगा, क्यों, वहां घूमेगा तो झटपट न्यूक्लियस खींच लेगा भाई उसको, कि चलो तुम इधर आओ, समझ रहे हो आप, क्यों खींच लेगा, मैक्सवेल, कि यहाँ क्यों लगता है, मैक्सवेल की थ्योरी, यहाँ क्यों लगता है कि उसको लाइसेंस मिला है, कि कौन दिया, कि ये सब बातें बोर साहब नहीं बताए थे, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, और जो बातें सीखा आपने उसको कॉपी, बच्चों आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोटबुक और पेन, जैसे पढ़ाते जाएं फटाफट नोट के चले जाओ। चलिए, नाउ नेक्स्ट है बच्चों सेकेंड पोस्टुलेट, फिक्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये कहते हैं कि हमने पढ़ चुका, अभी देखा बच्चों कि इन ऑर्बिट्स का एनर्जी क्या होता है, फिक्स होता है, 1 2 3 है ना, इनका एनर्जी फिक्स होता है। अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, वैसे हमारे इधर कोर्स में नहीं दिया है, बट वी विल, अभी जस्ट हम इसको देखेंगे, मैं डिराइव करूंगा आपके लिए, क्योंकि उससे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये कह रहे हैं कि इनकी एनर्जी फिक्स होती है, और मैं आपको एक छोटी छोटी बातें समझाता हूँ अभी, कि अट्रैक्शन से एनर्जी घटती है और रिपल्सन से एनर्जी बढ़ती है। सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे। अट्रैक्शन, अगर अट्रैक्शन कहीं पर हो रहा है बच्चों तो एनर्जी डिक्रीज करेगी, पहली बात नोट कर लो। बात नंबर दूसरी, अगर कहीं पर रिपल्सन हो रहा है तो रिपल्सन से एनर्जी इंक्रीज करेगी। अट्रैक्शन से एनर्जी घटेगी, रिपल्सन से एनर्जी बढ़ेगी। अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। ये देखो हमारा ये मार्कर है बच्चों जिसमें लिख रहा हूँ पेन, ये धरती के करीब आएगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। धरती से दूर जाएगा तो अट्रैक्शन कम होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर अट्रैक्शन रिपल्सन के प्रभाव में ही ना हो, नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, नो अट्रैक्शन और नो रिपल्सन, अगर वो अट्रैक्शन रिपल्सन के प्रभाव में न हो तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो।
मतलब आइसोलेट हो गया, प्रभाव में ही नहीं है। अट्रैक्शन से एनर्जी बढ़ेगी, रिपल्सन से एनर्जी घटेगी। नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन। जहाँ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा वहाँ एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। अब देखो इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी E1 बोलो, इसकी E2 बोलो, इसकी E3 बोलो। बच्चों ध्यान समझो, अभी मैं क्वालिटेटिव बातें कर रहा हूँ, बाद में इन एनर्जीज की हम लोग वैल्यू निकालेंगे बच्चों, राइट। देखो भैया, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन 1 वाले में ज़्यादा मिलेगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस के पास में पॉजिटिव नेगेटिव में। 2 वाले में अट्रैक्शन कम मिलेगा, 3 वाले में अट्रैक्शन और कम मिलेगा। जैसे से दूर जाएगा अट्रैक्शन क्या होगा, घटते जाएगा। तो बच्चों इस बिहाफ पे हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, E3 की। दूर जाने पर एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी इंक्रीज करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन घटेगा। पास आने पर एनर्जी घटेगी क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन ज़्यादा, एनर्जी कम। याद हो गया, दिमाग में बैठा लो भाई, हमेशा के लिए, फॉर एवर। चल भैया, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी E3, क्यों? अट्रैक्शन कम, E2। तो जितना न्यूक्लियस के पास में होगा उतनी एनर्जी उसकी कम हो जाएगी। और नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, कोनो मतलब नहीं भाई। जैसे अब सोचो, आप अपनी माँ के पास जाते हो, बहुत एनर्जेटिक, मतलब रिएक्टिव है। तो अब कहीं पर हो, बहुत रिएक्टिव हो, धूम धड़ाका कर रहे हो, कभी जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दुनिया के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरने के लिए संघर्ष मार रहे हो, अपने लाइफ में अचीव करने के लिए, थके हारे, जीते हारे, खुशी दुख जो भी मिला, माँ के पास जाते हो, कूल हो जाते हो। क्यों? इतना प्यार करती है ना, इतना अट्रैक्ट करती है आपको कि आप कूल हो जाते हो, एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। ये अट्रैक्शन कब तक लगता है? अब जब तक उस इन्फ्लुएंस को फील करते हो, जब तक उनके फील्ड को महसूस करते हो, ये फील्ड की बात है, ठीक है ना। आप यहाँ से विदेश चले जाओ और वहाँ माँ के मोहब्बत और प्रेम को एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आप उस फील्ड में हो, आपकी एनर्जी मतलब कम हो जाएगी, आप स्टेबल फील करोगे। लेकिन आप डिटैच हो जाओ फैमिली से, कोई मतलब नहीं है, तो अगेन आपकी एनर्जी अब क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। आपको कोई मतलब नहीं है, यू हैव बीन आइसोलेटेड। लेकिन आप अपने रूममेट से लड़ाई करते हो, मान लो आप रिपल्शन फील कर रहे हो, तो उसको देखते ही आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आप व्यग्र हो जाओगे, पसीने भी आने लग जाते हैं केवल गुस्सा में। एनर्जी क्या हुई, बढ़ गई। तो रिपल्सन से एनर्जी बढ़ेगी, अट्रैक्शन से एनर्जी घटेगी, आइसोलेशन में एनर्जी जीरो। अभी ये इसके प्रभाव में कब नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, जब इससे इनफाइनाइट दूर चला जाए। इनफाइनाइट दूर मतलब आइसोलेट हो जाए। जब इलेक्ट्रॉन आइसोलेट हो जाए, इससे बहुत दूर चला जाए, तो इसकी एनर्जी, इनफाइनाइट की एनर्जी क्या बच्चों, जीरो हो जाएगी। सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे। कोई पूछे इनफाइनाइट मतलब क्या बोलोगे, आइसोलेट, कोई मतलब नहीं है। अब मम्मी पापा के बगल में ही रहो और उनका ध्यान मत रखो, उनके सुख दुख में शामिल न हो, उनसे मतलब ना रखो, तो क्या हो गए आप, गंदे बच्चे हो गए। और दूसरा आइसोलेट हो गए, एनर्जी क्या हो गई, जीरो। क्लियर? तो चल भाई, मैं अब इन चीज़ों को समेटता हूँ बताने के लिए आपको। तो पहली बात ये है कि जो ऑर्बिट्स हैं इनकी एनर्जी क्या है बच्चों, फिक्स है। दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, अगर वो देखो नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको, अगर वो नीचे से ऊपर जाएगा तो जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, क्योंकि ऊपर एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। देखो इसको, ये देखो आया, एनर्जी मिली और इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, एब्जॉर्ब किया, यही से हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है। और जब यही इलेक्ट्रॉन नीचे आता है बच्चों, तो कोई एनर्जी निकाल रहा है, क्या हुआ, एमिशन। तो जब ये ऊपर गया तो एब्जॉर्प्शन, और नीचे आया तो एमिशन। समझ गए आप मेरी बात? मैं फिर यहाँ समझा दूँ आपको। देखो ये न्यूक्लियस है और ये देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसको आपने एनर्जी डाला, जम करके ऊपर चलाया, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, इलेक्ट्रॉन ऊपर है फिर नीचे आ रहा है तो एनर्जी निकाल रहा है, क्या बोलेंगे इसको, एमिशन। इसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। क्लियर? तो एक पर्टिकुलर एनर्जी ही निकालेगा। स्पेक्ट्रम को सोचो, इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसकी एनर्जी फिक्स है एक पर्टिकुलर एटम के लिए, सारे एटम्स के लिए नहीं, एक पर्टिकुलर एटम्स के लिए। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही खाएगा, सारा नहीं खा सकता। क्यों? ये यहाँ वो एक और ख़ास बात, इलेक्ट्रॉन इनके बीच में कभी नहीं आएगा। बीच में आने पर क्या होगा, बहुत बुरा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अंदर समा जाएगा। तो इसको बोलते हैं नॉट अलाउड स्टेट्स, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके बीच में अलाउड नहीं है, या तो 1 पे रहेगा या 2 पे रहेगा या 3 पे रहेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी वाले वेवलेंथ तो खा करके इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा और वो एनर्जी निकाल के फिर नीचे आएगा। एनर्जी निकाला तो एमिशन और खाया तो एब्जॉर्प्शन। चल भाई,
ये बहुत ही गौर से सीखना है बच्चों, इससे खूब सवाल पूछे जाते हैं। नाउ पोस्टुलेट्स नंबर 3 बच्चों, एनर्जी चेंज ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कोई पूछे एनर्जी चेंज कितना होता होगा, तो बोर साहब ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, जो भी हो रहा है, नीचे से ऊपर जाएगा कब, जब एनर्जी मिलेगी मतलब एब्जॉर्ब करेगा। कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ऊपर से नीचे कब आएगा, जब वो एनर्जी निकालेगा मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम। बच्चों अगर वो कहीं ऊपर से नीचे आता है, जिस भी स्टेट से, मान लो 2 से 1 पे आ रहा है, तो वो इतनी एनर्जी निकालेगा E2 माइनस E1। और आपको तो पता है ना, एनर्जी मतलब फ्रिक्वेंसी, एनर्जी मतलब वेवलेंथ, तो हम कह सकते हैं E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू या इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो यहाँ से हम लोग, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करके आया बच्चों, तो वी कैन इजिली कैलकुलेट द वेवलेंथ दैट कैन बी एमिटेड। अब जानते हो बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, वो जो स्पेक्ट्रम वेवलेंथ मिलता है लाइन स्पेक्ट्रम में, उस वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। तो नील बोर साहब का पूरा, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा बच्चों कि हम स्पेक्ट्रम क्यों पढ़े थे। तो स्पेक्ट्रम देखो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर मार रहा था, जिसके विषय में रदरफोर्ड साहब नहीं बता पाए थे। तो बच्चों यहाँ से हम लोग फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं E2 माइनस E1 बाई एच। ये E2 E1 दो एनर्जी लेवल्स हैं, और यहाँ से वेवलेंथ निकाल सकते हैं, है ना, वही एच सी वहाँ लेमडा करके, समझ गए आप। तो ये यहाँ से नील बोर, यही नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाना है तो आपको उतनी वेवलेंथ देनी पड़ेगी, ठीक है। आप कहोगे एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू, मान लो ये 1 है ये 3 है, तो यू विल से E3 माइनस E1। आप ऐसी वेवलेंथ डालो जिसमें इतनी एनर्जी हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से उसको खाए तो यहाँ पहुँच जाए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखो सब लोग बच्चों, दिमाग में डाल लो, इलेक्ट्रॉन वो वेवलेंथ, वो एनर्जी, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ आने के लिए उसको सपोज करो 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ चाहिए। तुम कहो कि सर अगर हम उससे छोटी वेवलेंथ लें, मतलब ज़्यादा एनर्जी वाली, तो कुछ एनर्जी खा के आ जाए, बाकी एनर्जी छोड़ दे। ऐसा नहीं करेगा। यही तो क्वांटम मैकेनिक्स का मॉडल है। कहते हैं वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ तो खाएगा तो उसकी पूरी एनर्जी लेगा, मतलब वो पैकेट के रूप में है, वो क्वांटम है, वो डिस्क्रीट है। चलो मैं फिर से अपनी बात पे जोर देता हूँ समझाने के लिए। मैंने ये कहा बच्चों आपसे, बहुत गौर करना सभी लोग, कि मान लो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आने के लिए सपोज दैट 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। आपने एक ऐसी वेवलेंथ डाली जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो तुम कहो सर ऐसा करेगा इलेक्ट्रॉन कि 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके यहाँ से यहाँ चला आए और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोड़ दे। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो वेवलेंथ है उसकी एनर्जी पैकेट में होती है, वो क्वांटम है, वो डिस्क्रीट है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, नॉट लाइक कॉन्टिन्यूस वेव मोशन। तो ऐसा नहीं कर सकता कि इससे कुछ ले और कुछ छोड़ दे, वो 14 ही लेगा, तो इसका मतलब उसको ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब वो वेवलेंथ आपके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में दिखाई पड़ेगा, वो मिसिंग वेवलेंथ नहीं होगा। मिसिंग कौन होता है, जिसको खा जाता है, मतलब इसके करेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा उसको वो खा जाएगा, ठीक। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट है बच्चों पोस्टुलेट्स 4 एंड दैट्स वंडर। अब सवाल क्या खड़ा हो रहा है बच्चों, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, आप भी सोच रहे होगे ना, ये कैसे जाने हम कि कौन सा रेडियस है वो। आपने कहा लाइसेंस मिला है, उसमें घूमेगा तो एनर्जी नहीं निकालेगा। तो एक बात तो नहीं समझ में आई, ये हम भी नहीं समझा पा रहे हैं आपको, क्यों, नील बोर साहब ने समझाया ही नहीं था। तो आगे हम बताएंगे उसको, अभी के लिए हम जो नील बोर थ्योरी पढ़ रहे हैं उस पर हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि कौन से ऐसे रेडियस की वैल्यूज हैं जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर मारेगा तो एनर्जी नहीं निकालेगा, कहाँ लाइसेंस मिला है, कौन सी वैल्यूज हैं वो। तो उसके लिए फोर्थ पोस्टुलेट्स बहुत जरूरी है बच्चों। एंड द फोर्थ पोस्टुलेट्स बच्चों कि कहते हैं कि देयर आर सम फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ रेडियस कुछ फिक्स वैल्यू बच्चों R1, R2, R3, जिसमें वो चक्कर मारता है तो एनर्जी नहीं निकालेगा। कहीं ये वो वैल्यू हैं, सारे बच्चों अलर्ट हो जाओ, बहुत बहुत ध्यान सुनो, ये वो रेडियस हैं जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2 पाई के बराबर होता है। नाउ कुछ बातें आपके लिए शायद नई नहीं हो, उसको हम देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। लेट्स सी, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, ये बच्चों फिजिक्स का टर्म है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट यहाँ पे हमको उसके वेक्टर बाकी फीचर से कोई मतलब नहीं है। इसको हम लोग कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं,
ओके। इसके वेक्टर होने का मतलब आगे पढ़ना हमको क्वांटम मैकेनिक्स में, अभी इतना डिटेल में बातें नहीं करना है। तो एंगुलर मोमेंटम कहते हैं क्या चीज होता है, कहते हैं इट इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। बहुत गौर सीखना और ये खत्म होते होते आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे। लीनियर मोमेंटम बच्चों लोग पी से डिनोट करते हैं, और लीनियर मोमेंटम आपने शायद टर्म सुना होगा, जो नहीं सुने हैं इसको समझ लें कि लीनियर मोमेंटम जैसे फोर्स होता है, टॉर्क होता है, इम्पल्स होता है, वैसे ही लीनियर मोमेंटम एक फैक्टर, एक पैरामीटर है फिजिक्स में, इसको पी से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू होता है m इंटू ई, वी मास इंटू वेलोसिटी। तो कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कहते हैं एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, जब भी किसी चीज़ का बच्चों मोमेंट निकालोगे आप, जब भी किसी चीज़ का मोमेंट निकालोगे तो उसको r से गुणा कर दोगे, उसको उसके पोजीशन वेक्टर से गुणा कर दोगे। तो कहेंगे इसलिए कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट r इंटू पी, मतलब क्या हुआ r इंटू एम वी, मतलब क्या हुआ बच्चों एम वी आर। तो हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू एम वी आर। एम मास है उसका मतलब जिस किसी का निकालो, जैसे यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर उसका पोजीशन वेक्टर है जितना दूर है न्यूक्लियस से वो। तो इसकी बातें हम क्यों करने वाले हैं, क्योंकि भैया लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, नाग सर के बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बोर साहब से कि भैया आप कह रहे हो, चिल्ला कह रहे हो कि ऐसे कुछ लोकेशन है, कुछ ऑर्बिट्स हैं जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर मारेगा तो मैक्सवेल साहब का वहां एनर्जी नहीं निकलेगा, जो मैक्सवेल साहब बोल रहे थे वो नहीं होगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन को लाइसेंस मिला हुआ है, ऐसे ऑर्बिट्स को लाइसेंस मिला हुआ है। क्या कौन से हैं बता दीजिए। कहीं ये वो लोकेशंस हैं जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा n, h प्लैंक्स कांस्टेंट। इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स को सम्मिलित किया गया है, लेकिन बहुत सारी बातें क्वांटम मैकेनिक्स की यहाँ पूरी तरह यूज नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पे उसको वायलेट किया गया, इसके अगेंस्ट काम किया गया। इसलिए इसको हम लोग सेमी क्वांटम मॉडल या फर्स्ट क्वांटम मॉडल कहते हैं बच्चों। तो ये कहते हैं बच्चों कि ये जो होंगे चक्कर मार रहा होगा उसके रेडियस की वैल्यू ऐसी होगी कि एम वी आर इज इक्वल टू एन h/2π, और जहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी नहीं होगा, इंटीजर होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ होगा, दीज आर जस्ट इंटीजर्स, वी कैन नॉट हैव एनी वैल्यूज ऑफ n। सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्लियर बच्चों। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर एंड दैट इज इक्वल टू एन h/2π। तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ वही चक्कर मारेगा जहां चक्कर मारने से ये होल्ड करेगा, जहाँ ये होल्ड नहीं करेगा वहाँ घूमेगा तो एनर्जी निकाले। अब ये क्यों है वो पता नहीं, ये क्वांटम फिजिक्स में हायर में आप थोड़ा इसका डिस्कशन पढ़ोगे, अभी के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो बच्चों आपने समझ लिया, नोट भी कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, या इसको एक और भाषा में कह सकते हो आप कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, अब ऐसे कह सकते हो आई ओमेगा, आई मतलब इनर्सिया एंड ओमेगा इनर्सिया बच्चों mr², इनर्सिया। ओके, ये आपको फिजिक्स में 11th क्लास के फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी हम इनका जस्ट फॉर्मूला जान लेते हैं। और ओमेगा इज द बच्चों एंगुलर वेलोसिटी, इट्स एंगुलर वेलोसिटी। चलो इसी बहाने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ा दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी फिजिक्स वाले एहसान माने न माने यार, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ आपको, है कि नहीं। तो ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस इज इक्वल टू v/r। कहते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कहते हैं आई ओमेगा। नाउ आई मीन्स mr² एंड ओमेगा मीन्स v/r, सो इट विल बी इक्वल टू mvr, दैट्स व्हाट वी हैव रिटन हियर। सो बच्चों एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr, बस ये जान लो। इसको या तो कहो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम या फिर बोलो आई इंटू ओमेगा। और बोर साहब का चौथा पॉस्टुलेट्स इस बात को डिक्लेयर करता था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही चक्कर मारेगा जहां पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा 1 2 3 4 5, 1.2 नहीं होगा, 1.3 नहीं होगा, कहीं भी आवारा की तरह चक्कर मार रहा है, दैट्स नॉट अलाउड हियर। इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं, जहां जहां चक्कर मारता है उसको लोग बोलते हैं अलाउड एनर्जी लेवल्स। क्या बोलते हैं बच्चों,
अलाउड एनर्जी लेवल सिर्फ वहीं पे अलाउड है, वो कहीं पे भी चक्कर नहीं मारेगा। समझ गए आप लोग? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, अगर आप वैसे समझते हो इन चीज़ों को तो आपके अंदर एक आइडिया जनरेट हुआ कि अच्छा बोर साहब ने ये सोचा। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि बोर साहब को ये मालूम चल गया था कुछ एनर्जी लेवल्स हैं, इसलिए स्पेक्ट्रम में वो आ रहा है। एक एटम के लिए फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, एटम स्टेबल है, देयरफॉर वो कहीं चक्कर मार रहा है फिक्स्ड एनर्जी में और एनर्जी उसको निकाल भी नहीं रहा है, और एनर्जी ले रहा है तो पर्टिकुलर हायर में जा रहा है, निकाल रहा है पर्टिकुलर लोअर में आ रहा है उसी में। सो उन्होंने ये सब बात कहा कि ये सब तभी संभव है जब ये सब होगा। नाउ ये भी सब क्यों है उस सब का आंसर वो नहीं दे पाए थे। डेरिवेशन ऑफ रेडियस। अब इन सारी चारों बातों को याद है आपको? चारों बातें बच्चों पहला बता दो फटाफट, चलो रिवीजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चक्कर मारता है जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं या शेल बोलते हैं, उसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। n = 1 2 3 4 5 6 उनका रेडियस एनर्जी से फिक्स होता है। सेकेंड पॉस्टुलेट बच्चों को उनकी एनर्जी फिक्स होती है ना, एनर्जी दोगे तो ऊपर जाएंगे, एनर्जी निकालो तो नीचे आएंगे, और डेल्टा E = h न्यू, वहाँ से सब कुछ कर लेंगे। फोर्थ पॉस्टुलेट जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई कौन कौन से वैल्यू हैं कि वो वही रेडियस होंगे, वही ऑर्बिट्स होंगे जहाँ पे L की वैल्यू h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। सो अगर आपसे पूछा जाए तो जरूर आंसर करिएगा। डेरिवेशन ऑफ रेडियस। अब रेडियस की हम वैल्यू निकालते हैं बच्चों, चलो कम ऑन। ये आपके कोर्स में नहीं दिया है बट इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा आसान है, लड्डू है। पता नहीं कोर्स में कहीं नहीं देखा मैं, NCERT में लिखा हुआ है इट इज़ कॉम्प्लेक्स टू कैलकुलेट एंड डेराइव। लेट्स सी इज इट रियली कॉम्प्लेक्स। लेट्स सी, बहुत आसान है बच्चों। दो बातें हमने कहा था। पहली बात mvr = nh/2π, बात नंबर 1। दूसरी बात क्या थी बच्चों? फोर्स को तो बैलेंस करो यार, जो बाहर फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जो अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है दोनों हो गए बराबर, ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए? 0। चल भाई अब इस r² को इधर ले आओ यार, चलिए थोड़ा कैलकुलेशन कर लिया जाए। इसको इधर लाओ क्या हो जाएगा? mvr, इस r² को इधर लाओ भाई, क्या हो जाएगा? mvr × v, दिस इज इक्वल टू kZe²। ओके, mvr × v, समझा ना? आप कुछ भी कर सकते हो। देखो ऐसा है कि हमारे पास दो इक्वेशन है और सिर्फ दो अननोन है, वेलोसिटी एंड रेडियस, तो 1 by 1 we can calculate them, right? So I am not saying कि only this is the way how we should proceed. You can do by any way, you know, being just एक दो इक्वेशन में सॉल्व करना है यार। मैं r² इधर कर लिया तो mvr × v आ गया। नाउ जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ mvr हियर, तो क्या हो बच्चों? nh/2π, देख रहे हो ना आप? ये mvr की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दो भैया, × v = kZe²। बोलो यस नो? ग्रेट। अब यहाँ से v निकालो बच्चों। v = पहले v निकालेंगे फिर r निकालेंगे। v = kZe²/nh/2π एंड दिस इज इक्वल टू ke²2π/hz/n। जरा गौर से देखो भाई, हमने क्या कर दिया? देखो मैंने क्या कर लिया, हमने क्या कर लिया यार? देखो ये e²2π/h कर लिया, z/n बाहर निकाल लिया। मैंने ऐसा क्यों किया? जरा सोचो आप गौर से, दिमाग लगाओ, टक 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 टक। k एक कांस्टेंट वैल्यू है, 9 × 10⁹, e कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, z और n, z समझते हो ना? एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होगा, वेरिएबल है। n अलग अलग ऑर्बिट के अलग होगा, ये दोनों वेरिएबल्स हैं बच्चों, बट ये कांस्टेंट है। ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है, इसको मान लेते हैं v0। दिस v0 इज इक्वल टू ke²2π/h, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है, इसकी वैल्यू आती है बच्चों c/137। c से जान पहचान है आपका? हाँ, लाइट की स्पीड यार। इसको यहाँ रखो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड / 137।
अब एनसीईआरटी में लिखा है भैया वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन हाइयर सिलेबस में करोगे। क्या है इसमें, सिंपल सा था, दो फार्मूला बैलेंस किया और ये आ गया यार। इसको भागो दो, क्या आएगा 2.19 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ गए आप। तो कुल मिला के हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल टू वी नॉट। और वी नॉट कितना, ये वैल्यू है वी नॉट की, ठीक है ना, ये है वी नॉट की, वी नॉट जेड बाई एन। ये देखो वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन। क्लियर बच्चों, समझ गए, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुआ। एक बार और कर दूं मैं आपके लिए, चलिए एक बार और कर लेते हैं हम लोग, दोबारा देखेंगे थोड़ा कॉन्फिडेंस जल्दी आ जाएगा। इतना आसान है कि मैं 2 बार करने का मन कर रहा है। पहला mv² बाई आर, इलेक्ट्रॉन पे जो बाहर फोर्स लग रहा है और जो अंदर सेंटर तक दोनों बराबर हो जाएंगे, इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, पहला हो गया। दूसरा है बच्चों एल एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, दूसरा। इन दोनों को हम लोग यूज करेंगे तो ये निकल जाता है भाई। इसमें 2 अननोन है, वेलोसिटी और रेडियस, निकाल लेंगे। नाउ अब वेलोसिटी की इस वैल्यू को यहाँ यूज करोगे तो रेडियस आ जाएगा। कैन यू डू इट, हैव यू अंडरस्टैंड? चल बच्चों, हमको क्या मालूम बच्चों, वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ रख दो, रेडियस आ जाएगा। मैं आप लोगों के अभी डाउट्स को बच्चों दूर कर देता हूँ और मुझे आइडिया है कि जब मैं पूरा ख़त्म कर दूंगा, इतना डिटेल पढ़ा रहा हूँ तो आपको शायद कोई डाउट ना बचे, और बचेगा डाउट तो वी विल डिस्कस इट, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी रखते हैं, आर क्या आएगा, आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। देखो इसको देखो, आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई एम इंटू वी, एम इंटू वी नीचे आएगा और वी वहाँ से रख लो, तो v क्या हो बच्चों, v इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन। ठीक है, चल भैया अब उसी की तरह जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है उनको अलग निकालो। अब देख भाई कांस्टेंट क्या क्या है इसमें, c, इसमें कांस्टेंट क्या है, ये h कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, 2 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, v नॉट कांस्टेंट है, और वेरिएबल क्या बच्चों n और z, n स्क्वायर बाई z। ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी बच्चों, सारा कांस्टेंट वैल्यूज है। प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v नॉट c बाई 137 2.19 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो हम इसकी बातें करेंगे डिटेल में आपसे। तो अभी मैं सिर्फ वैल्यूज निकाल रहा हूँ, उस पर डिस्कशन तो कर ही नहीं रहा हूँ, ताकि तुम कॉन्फिडेंट हो जाओ एक बार। ये आ गया है कांस्टेंट क्वांटिटी, इस कांस्टेंट को मान लिया हमने r नॉट, ओके, r इज इक्वल टू r नॉट n स्क्वायर बाई जेड। और r नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करते बच्चों आता है 52.9 पिकोमीटर। सब लोग याद कर लेंगे इसको, 52.9 पिकोमीटर r नॉट की वैल्यू आती है। ठीक है, तो बच्चा लोग यहाँ से हमने 2 चीज़ें निकाल लिया। चलिए थोड़ा एनालिसिस किया जाए। r इज इक्वल टू, मैं सिर्फ हाइड्रोजन की बात करता हूँ यहाँ पर, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के लिए बच्चों z की वैल्यू 1, तो r इज इक्वल टू कितना हुआ है, रेडियस की बात करते हैं, r इज इक्वल टू r नॉट n स्क्वायर बाई 1। z की वैल्यू हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी 1, कितने प्रोटॉन वहाँ पर, सिर्फ 1 प्रोटॉन। ठीक है, अब देखो मतलब क्या हुआ, बहुत गौर से बच्चों, ग्रेट यार, मेरे साथ लिखते रहना आप लोग। देखो भाई हाइड्रोजन के लिए z इज इक्वल टू 1, देखो जरा, चल 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 बच्चों, मज़ा आने वाला है, रेडी हो जाओ आप। अगर n की वैल्यू 1 रखते हो, मतलब हम ये पता लगा लिए कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पहले वाले में कहाँ चक्कर मारेगा, कहाँ पर, n इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू r नॉट, मतलब 52.9 पिकोमीटर पे चक्कर मारेगा। बोलो यस नो, इलेक्ट्रॉन यार कहाँ चक्कर मार रहा है, उसके रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लिया हमने बोर साहब के उन 4 पोस्टुलेट्स को यूज करके। देख भैया यहाँ चक्कर मारेगा, अगर n इज इक्वल टू 2 कर दो, चल भाई n इज इक्वल टू 2, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4r नॉट, मतलब ये देखो ये r नॉट है c, देखो ये r नॉट है, और अगले बार में 4r नॉट यहाँ आ जाएगा, 4r नॉट,
ये n की वैल्यू 2, देखो ये n स्क्वायर आर नॉट है बच्चों ना, n की वैल्यू 3 को तो 9 आर नॉट, 9 आर नॉट। एक बात सभी लोग नोट कर लेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे से n की वैल्यू बढ़ती है रेडियस की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती है, स्क्वायर में बढ़ता है, दिख रहा होगा आपको। आर नॉट, 4 आर नॉट, 9 आर नॉट। सिंस वी नो द वैल्यू ऑफ आर नॉट इट्स 52.9 पिकोमीटर, सो वी कैन एग्जैक्टली लोकेट, वी कैन, मेरी बात ध्यान सुनना, आगे इसी में बवाल मचने वाला है, क्वांटम मैकेनिक्स में इसी बात को लेके बवाल मचने वाला है कि वी कैन हियर एग्जैक्टली लोकेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर मार रहा है ना। आर नॉट, 4 आर नॉट, 9 आर नॉट, ऐसे 16 आर नॉट। ठीक है बच्चों, तो रेडियस हमने निकाल लिया। ठीक, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। कैसे? बोर साहब के पोस्टुलेट्स को यूज करके। चलिए नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी। बच्चों हमने वेलोसिटी को भी डिराइव किया, डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी। सी बच्चों, वेलोसिटी वाले हमने डिराइव किया बच्चों, v इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन। लेट्स टॉक फॉर द केस ऑफ हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन एटम। बाकी एटम की बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बताऊंगा आपको इस लेक्चर के आखिरी में। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1, सो v इज इक्वल टू वी नॉट बाई एन की वैल्यू, तो एन वी नॉट बाई एन। जेड की वैल्यू कितनी बच्चों? 1। हियर पुट द वैल्यू ऑफ जेड एज अ 1, वी नॉट बाई एन। क्या देख रहे हो यार, क्या देख रहे हो? फटाफट बताओ। जैसे से न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एन की वैल्यू बढ़ेगी ना, वेलोसिटी घटेगी, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। सो बच्चों लिखा है जैसे हम से न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, इसमें वेलोसिटी अगर कहाँ गया यार, इसमें यही दिखाया जा रहा है बच्चों कि पहले वाले में वेलोसिटी कम होगी, दूसरे में वेलोसिटी ज़्यादा होगी। सॉरी, न्यूक्लियस दूर जाने पर वेलोसिटी डिक्रीजेज। यहाँ वेलोसिटी मान लो v1, v2, v3। एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, यहाँ v1, v2, v3। सो v1 इज इक्वल टू वी नॉट एंड v2 इज इक्वल टू वी नॉट बाई 2, कम हो गया। v3 इज इक्वल टू वी नॉट बाई 3। तो एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। एक बात सब लोग नोट कर लेंगे इसको। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रॉनों की औकात देखो, पिद्दी भर का है। वी नॉट की वैल्यू कितनी है? 2.19। इसकी औकात देखो यार, इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। कुछ आइडिया लगा पा रहे हो तुम इसको? चलो मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करता हूँ। मीटर को 2.19 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको ठीक से लिखो यार, 2190 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इतना तेज चक्कर मार रहा है कि एक सेकेंड में 2190 किलोमीटर चला जा रहा है। 2190 किलोमीटर चला जा रहा है। मतलब मैं बनारस में हूँ और हमको दिल्ली जाना है, दिल्ली यहाँ से 800 किलोमीटर दूर है। तो इलेक्ट्रॉन पे अगर बैठा जाए तो हमको लग रहा है कि तकरीबन 1/3 सेकेंड में, नहीं मतलब थोड़ा ज़्यादा 1/2.5 सेकेंड में पहुंचा देगा दिल्ली। 1/2.1 सेकेंड से 2.5 को भाग दो, है ना। तो अगर यहाँ से दिल्ली जाना है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड देखो यार, सरप्राइज करो। साइंस सरप्राइज करने की चीज़ है, आश्चर्य करो करी और गजब की स्पीड है भाई इसकी। यह पृथ्वी भर में टनाटन चक्कर मारा जा रहा है। और जैसे न्यूक्लियस दूर जा रहा है उसकी स्पीड क्या हो रही है बच्चों? घट जा रही है। क्लियर? तो एक बात तो आप ये समझ गए, मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा। जब इन चीज़ों को आश्चर्य करोगे ना तो तुम इनसे जुड़ जाओगे, फिर भूलने कोई सवाल पैदा नहीं होता। Z/N, जेड की वैल्यू बढ़ेगी। जेड मतलब हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन? 1, हीलियम के पास 2, लिथियम के पास 3। जेड की वैल्यू बढ़ेगी। देखो 1 प्रोटॉन, यहाँ ये न्यूक्लियस बड़ा कर रहे हैं। जैसे जैसे न्यूक्लियस को हम लोग बड़ा करते जा रहे हैं बच्चों, ज़्यादा उसमें एटम्स होंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। इसके तुलना में इसकी वेलोसिटी इंक्रीजेज। इसकी तुलना में यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा, वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा। यहाँ हाँ, एक ही में अगर दूर जाने पर वेलोसिटी घटेगी सेम में, राइट। और अगर एटम बढ़ रहे हैं, बड़े एटम हो रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। बड़े एटम्स के लिए वेलोसिटी बढ़ेगी और एक ही एटम में न्यूक्लियस दूर जाने पर वेलोसिटी घटेगी।
सो मुझे उम्मीद है आपको वेलोसिटी की सारी बातें अच्छी लगी होंगी, मज़ा आया होगा। चलिए भाई, अब डेरिवेशन ऑफ एनर्जी, एनसीईआरटी में लिखा है कि एनर्जी डेरिवेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको हायर क्लास में करेंगे। चलो देखते हैं सही में कॉम्प्लेक्स है क्या। लड्डू है यार, लड्डू है। लेट्स सी बेटा, जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन और बॉन्डिंग है ना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। लेकिन वो एनर्जी उसकी मेंटेन्ड है, मतलब उसकी एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। क्यों? वही लाइसेंस। ओके, चलिए हम ऐसे बातों करते रहेंगे। बच्चों, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी करते हैं। ये एनर्जी इतना आया कहाँ से? कुछ कुछ बातें आपको पता होंगी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पता है ना आपको? यहाँ इसको पीई कर लो, इसको केई कर लो। नाउ आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ अगर दो चीज़ें हैं चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 और उनके बीच में रेडियस R है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू K, वही K है 9 इंटू 10 की पावर 9 SI यूनिट में, K Q1 Q2 बाई R। इन बातों का यूज करके हम लोग एक और बात यूज करेंगे हम लोग। कौन सी बात यार? KZE स्क्वायर बाई R स्क्वायर। फोर्स को करना है बराबर, बाहर वाला फोर्स अंदर वाला फोर्स क्या हो जाएगा? बराबर। KZE स्क्वायर बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू MV स्क्वायर बाई R। इन चार बातों का यूज करके हम लोग एनर्जी निकालें। कौन सी बात नहीं पता? टोटल एनर्जी पता है सबको, दुनिया में सबको पता है यार। 6 क्लास के बच्चे सीख जाते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 R दूरी पे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। और ये तो हमने सीखा ही है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। नाउ बच्चों लेट्स यूज, हम इसको यूज करते हैं। चलिए आ जाओ, हम लोग इसको यूज किया जाए। तो चलो भाई, टोटल एनर्जी को मैं T लिखता हूँ इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। किसके लिए बात कर रहे हो? एक एटम के लिए जिसमें Z प्रोटॉन है, तो उसमें चार्ज कितना हुआ? ZE, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर मार रहा है। तो हम पता करने जा रहे हैं इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। इसका चार्ज है माइनस बच्चों, तो हो जाएगा K Q1 ZE Q2 माइनस E बाई R डिस्टेंस है इनके बीच में। बोलो यस नो? K Q1 Q2 बाई R। ओके, तो बच्चों जरा इसका यूज करो, इस R को इधर कर दो भैया। क्या है? KZE स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू MV स्क्वायर। ठीक है, KZE स्क्वायर बाई R इज इक्वल टू MV स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब MV स्क्वायर बाई 2 क्या होगा? KZE स्क्वायर बाई 2, है ना। ये देखो क्या है, ये क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है? मैं मिटा लिखता हूँ, बहुत मजा आने वाला है आपको। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी को मैं PE लिखता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, बोलो 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 कितना आया? माइनस KZE स्क्वायर बाई R। जरा इससे कंपेयर करो तो ये क्या है बच्चों? ये 2K है, 2K। बोलो MV स्क्वायर बाई हाफ क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। तो 2K है ना, ये क्या हुआ? 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का आधा, सॉरी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? MV स्क्वायर बाई 2 2 से गुणा करो तो MV स्क्वायर हो जाएगा 2K। तो 2K इज इक्वल टू दिस वन। जरा इसको देखो, मैं इसको माइनस 2K लिख सकता हूँ क्या? -2 काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखो ये क्या है? ये है 2K के बराबर, -2 K मतलब काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। बोलो यस नो? समझ में आया आपको? तो निष्कर्ष निकालो। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है काइनेटिक एनर्जी के 2 गुना होता है, बट नेगेटिव साइन के साथ। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज इट्स हाफ MV स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है यहाँ पर। क्यों? एक पॉजिटिव एक निगेटिव अट्रैक्शन हुआ तो एनर्जी घट जाएगी, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव अट्रैक्शन हुआ तो एनर्जी घटेगी। घटी क्या आ गया? निगेटिव आ गया। समझ गए? आगे हम इसको और डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो चलो चलो, तो मैं ऐसा लिख दूं क्या? पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U भी लिखते हैं, तो और काइनेटिक एनर्जी को मैं K लिख दिया। मैं लिख दूं U इज इक्वल टू -2K। चलेगा? ये K वो वाला नहीं है यार, K मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी।
मतलब इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या बच्चों, माइनस यू बाई टू। बोलो बोलो बोलो, यहाँ से क्या आ गया, यू बाई टू। तो टोटल एनर्जी यू बाई टू होगा। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। टोटल एनर्जी यू बाई टू है, काइनेटिक एनर्जी भी, देखो काइनेटिक एनर्जी माइनस यू बाई टू है। देखो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू यू बाई टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस यू बाई टू, है ना। ठीक है, मैं इसको समराइज कर दूं, इसको ऐसे लिखो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यू बाई टू। वाह वाह वाह, ग्रेट, धमाल। किसी भी नेचुरल सिस्टम के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए, ये पृथ्वी सोलर सिस्टम के चक्कर मार रही है, ये पूरा सोलर सिस्टम किसी कॉन्स्टलेशन में चक्कर मार रहा है, किसी भी इस तरह के बंधे हुए सिस्टम के लिए, बाउंडेड सिस्टम के लिए ये होल्ड करता है कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल बाउंडेड सिस्टम। फॉर ऑल बाउंडेड सिस्टम बच्चों, बाउंडेड सिस्टम किसको बोलते हैं, ये भी इस लेक्चर में आपको आखिरी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर ऑल बाउंडेड सिस्टम टोटल एनर्जी माइनस के बराबर होगा, माइनस के यू बाई टू के बराबर होगा। मतलब टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड और काइनेटिक एनर्जी का हमेशा बराबर होगा। और आप जानते हो ना, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा, क्यों, इट्स हाफ mv स्क्वायर यार, पॉजिटिव होगा। और इसलिए टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी लेस देन जीरो, ये दोनों हमेशा नेगेटिव वैल्यू होंगे। अब इसी वजह से सिस्टम बाउंडेड है। क्या मतलब है इसका, मैं बताऊंगा आपको अगले एपिसोड में डिटेल में। कुछ बातें बस यहाँ मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। हमें अभी क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। सिर्फ फॉर्मूला निकाल के मैं छोड़ दूंगा, अगली क्लास में इसको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, मैं यही शुरू करूंगा अगली क्लास को। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू यू बाई टू एंड यू इज इक्वल टू के माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो यू, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, बोलो लिख लो फटाफट, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई टू आर। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है बच्चों। नाउ हमको पता है कि आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, जो भी आपको बताया ना अभी मैं, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल रिलेशनशिप, इट्स अ वंडरफुल एक्सप्रेशन यार, बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, मैंने कहा ना पृथ्वी के लिए भी है, सोलर सिस्टम के लिए भी है, या ऐसे किसी बाउंडेड सिस्टम के लिए नेचुरली होल्ड करता है। ब्यूटीफुल ना। चलिए इस आर की वैल्यू को यहाँ रख लो बच्चों, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई टू आर एंड आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। अब जो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं उनको बाहर निकाल लीजिए। कांस्टेंट कौन है बच्चों, के कांस्टेंट है, ई स्क्वायर कांस्टेंट है, टू आर नॉट कांस्टेंट है। आ जाएगा एनर्जी ई इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर बाई टू आर नॉट माइनस के ई स्क्वायर बाई टू आर नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये पूरी कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, ई नॉट बोल सकते हैं। और ई नॉट की वैल्यू आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझते हो ना आप लोग, उसको मल्टीप्लाई कर लोगे अगर आएगा 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल, ऐसा आएगा। या आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जानते होगे आप लोग, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, उससे मल्टीप्लाई करो तो इतना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट, माइनस नहीं भूलना, बहुत बड़ी चीज़ है ये। इसको लेके मैं अगले एपिसोड में आऊँगा, बहुत सारी चीज़ सिखाऊंगा आपको। माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये है एनर्जी का एक्सप्रेशन, शानदार। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू बच्चों, इसको हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट भी बोलते हैं एनर्जी के लिए। क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट, ये एनर्जी के टर्म में। ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल,
तो अगली क्लास में मैं आपको यहीं से डिराइव करूंगा, इस निगेटिव को नहीं भूलना है ना। मैंने कहा था ना कि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निगेटिव वैल्यू होती है किसके लिए, किसी भी बाउंडेड सिस्टम के लिए। इलेक्ट्रॉन तो एक नमूना है उसका, ठीक है। अगली क्लास हम लोग बोर्ड थ्योरी कंप्लीट समाप्त करेंगे और इससे क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का पूरा एक्सप्रेशन, पूरी बातें आपको समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इस टू ऑन पर बने रहिए।